हमारा ये स्पष्ट मानना है कि हथुआ का विकास केवल भ्रष्टाचारियों और दलालों के कारण ही रुक, क्योंकि विकास कार्य ही जनता का सबसे बड़ा ज़रूरत का चीज़ है। नमस्कार, मैं विशाल। और हथुआ के जैसे कि आप सब जानते हैं कि हथुआ नगर पंचायत का चुनावी माहौल इस समय गर्म है। के प्रत्याशी और वार्ड सदस्य के प्रत्याशी अपने पूरे चुनाव प्रचार के लिए जोरों से काम कर रहे हैं। हथुआ के अध्यक्ष पद को आरक्षित कर दिया है, जिस वजह से बहुत लोगों का नाम सामने आ रहा है और बहुत लोगों का नाम जो चुनाव घोषणा के पहले आ रहा था वो अब नहीं देखने को मिल रहा है हम लोगों को। तो अभी जितने भी प्रत्याशी लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका चुनावी एजेंडा क्या रहेगा। चुनाव देखते हैं हम क्या प्रत्याशी लोग का कहना है। तो इस समय हमारे साथ है सुनीता शाह जी के पति। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या एजेंडा, क्या मुद्दा रहेगा इस चुनाव में। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि आप नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें आपका एजेंडा क्या रहेगा लोगों के सामने, किस बिहाफ पे आप लोगों से वोट मांगेंगे? कि हम लोग शुरू से ही हथुआ में रह करके भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ही मुखर रूप से हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं और जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रखते रहे हैं। उसमें कई सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी हुआ है, कई लोग संपर्क भी करते हैं, हम लोग व्यक्तिगत रूप से उनका सहयोग करते हैं। तो हम लोग का मुख्य एजेंडा जो है भय और भ्रष्टाचार ही है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारा ये स्पष्ट मानना है कि हथुआ का विकास केवल भ्रष्टाचारियों और दलालों के कारण ही रुका हुआ है। ये भ्रष्टाचारी और जो दलाल टाइप के जो लोग हैं, वे लोग बीच में गड़बड़ झाला करते हैं, उसी के कारण सारा खेल गड़बड़ हो रहा है। हथुआ में विकास नहीं हो रहा है, गंदगी है, थाने में भ्रष्टाचार लिया जा रहा है, सीओ अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार लिया जाता है। ये लोग जाते हैं एजेंट बन करके और जनता का पॉकेट काटते हैं, वहाँ 5 की जगह 10,000 रुपया दिलवाते हैं, मतलब पैसा डबल करवा देते हैं छोटे-छोटे कामों में, और उससे भी ज़्यादा पैसे दिलवाते हैं, अपना कमीशन काट करके। इसी सब से लोगों का जो शोषण हो रहा है, इससे विकास रुका हुआ है। मेरा नगर पंचायत के चुनाव में एक ही एजेंडा रहेगा, विकास का, क्योंकि विकास कार्य ही जनता का सबसे बड़ा ज़रूरत का चीज़ है और इसके सिवा कोई दूसरा एजेंडा कोई सोचता भी नहीं है और न खोजता है। जनता सिर्फ चाहती है जिसको हम चुन रहे हैं वो विकास करे, हर क्षेत्र में रोड हो, नाला हो, स्ट्रीट लाइट हो, साफ़ सफाई हो, इसका यही एक मेरा एजेंडा रहेगा। हम जानना चाहते हैं सर, आपका बैकग्राउंड तो एक पत्रकार का है, तो ऐसा क्या लग गया कि नहीं आपको अब अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात कि हम 1995 में 10वीं करने के बाद हथुआ से, उस समय बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे हथुआ में, एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक माहौल था। उच्च शिक्षण संस्थान यहाँ पे नहीं थे, तो हम दिल्ली विश्वविद्यालय में चले गए पढ़ने। सीबीएसई से दिल्ली से 11वीं 12वीं किए, वहीं से हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे टॉप कॉलेज किरोड़मल कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन किया, फिर वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पत्रकारिता किया और वहाँ नौकरी किया। और जब आप जाएँगे बाहर में, देश दुनिया देखेंगे निकल कर के, तो आपको आपका समग्र विकास होता है, आपकी सोच डेवलप होती है, थॉट प्रोसेस विकसित होता है। तो उसमें हमें ये बात समझ में आई कि हमें जब गाँव आते थे तो देखते थे कि कुछ लोग रिटायर होकर के 60 प्लस होने के बाद गाँव में आते थे और उनकी ये मन में एक खिन्नता रहते थे कि हमारा हथुआ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे होने की अपेक्षा करते थे। लेकिन हमारा तब उसमें सोच मानना हुआ कि भाई हथुआ में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं, बाहर में पढ़ने गए वहीं रह गए, लेकिन यहाँ पे आकर के उनको जो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो वो क्या करें? सुधारने के लिए यहाँ पे जो लोग हैं वो स्किलफुल नहीं है। तो हम जब इसीलिए तय किए कि 40 साल के जब हो जाएँगे तो हम हथुआ में आ जाएँगे। जैसे ही हमारी उम्र 40 साल की हुई, हमने पास के एरिया में जॉब लिया। हम दैनिक जागरण गोरखपुर में दैनिक जागरण के एडिटोरियल हेड रहे हैं आईनेक्स्ट में, और उसके बाद हमने क्या है कि धीरे-धीरे यहाँ पे अपना शिफ्ट कर लिया। मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से 40 साल की एज आते-आते तक हम शिफ्ट हो गए, ताकि हमारे पास पूरी एनर्जी बची है और हम अच्छे से रह सकें। हम दूसरे पे ब्लेम क्यों करें कि भाई हमारा हथुआ खराब है? हमको कैसे हथुआ में रहना है और कैसे एनवायरनमेंट में रहना है, हमें खुद इसको सुधारना है। हम दूसरे पे निर्भर क्यों रहेंगे? हमारे हक के लिए, हमारे अधिकार के लिए और हमारे अच्छाई के लिए लड़ने कोई आज की डेट में क्रांतिकारी नहीं आएगा। हमें खुद ही अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। कोई गलत है तो उसके लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, दूसरे पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हमें तो लड़ाई अपने खुद ही लड़नी पड़ेगी। सर, एक और बात सुनने में आ रही है कि सरकार ने ऐसा नियम लगा दिया है कि जितने भी महिला उम्मीदवार है, अगर वो जीत जाते हैं चुनाव में, तो वो जितने भी सरकारी काम हो गए ऑफिस में, वो वो उनके हस्बैंड या रिलेटिव नहीं जा सकते। उसमें महिलाओं को जाना होगा और उनको ही डिसीजन मेकिंग करना होगा ऑन स्पॉट, जब भी ऐसा कोई बात होगा तो। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार ने नियम बनाया है कि अब सरकारी बैठकें हैं जिसमें जनप्रतिनिधि चुनी जाती है महिलाएं, उनके पति हिस्सा नहीं लेंगे। अभी तक होता क्या था कि महिलाएं बेचारी सीधी सादी होती थी, उनके पति उनका दुरुपयोग कहिए एक तरह से, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ लेते थे और खुद काम करते थे। लेकिन अभी सरकार ने इसमें बैन कर दिया है, नहीं भाग ले सकती है। इसमें
मामले में हमारा मेरिट ये है कि हमारी मिसेज जो है खुद हमारे पत्रकार होने के साथ वो भी पत्रकार हैं। पत्रकार होने के कारण जितनी मुखरता से हम बोलते हैं, चीज़ों को समझते हैं और जितना शिद्दत हमें भ्रष्टाचारियों और दलालों के खिलाफ लड़ने की है, अधिकारियों के खिलाफ लड़ने की है, गलत चीज़ों में, उतनी ही शिद्दत हमारी पत्नी में भी है। वो खुद जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, आ रही हैं। लेकिन जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, आप लोग खुद देखेंगे। तो हमें ये बहुत अच्छी बात है कि इससे महिला एम्पावर्ड होगा। साथ में एक बात हम आपको और बता रहे हैं कि एक जो आपने एजेंडा की बात किया, तो हमारा एक एजेंडा ये भी है कि हम लोग जो है महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए, क्योंकि महिला सीट है, एम्पावरमेंट करने के लिए बाकायदा एक एजेंडा प्लानिंग हमारी चूँकि पत्रकार होने के कारण हमें बहुत अच्छे-अच्छे अधिकारियों की, अच्छे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों के, मैनेजमेंट किए लोगों की एक टीम है। उन लोगों ने पूरा एजेंडा सोच के बनाया है कि क्या-क्या चीज़ें करनी है और उसको इम्प्लीमेंट करके हथुआ को एक चहुमुखी विकास की ओर ले जाना है। वो पूजा कुमारी, वो बीएससी हैं, पढ़ी लिखी हैं और युवा हैं। वो शिक्षित हैं तो आम जनता के बीच में जाकर या ऑफिस में ही बैठ के कोई काम धाम करने में वो कोई समस्या ना आएगी और वो हर तरीके के मामले को हैंडल कर सकती हैं। ये हमारे बिहार में जो नारी शिक्षा को बढ़ावा मिला है और जो नारी शिक्षा आजकल हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, उसका उनको फ़ायदा मिलेगा और वो लोग और भी क्षेत्र के लड़कियों और औरतों के बीच में उत्साह बढ़ाएंगी, हौसला बढ़ाएंगी, ताकि लड़कियां घर से निकले और समाज में अपना योगदान दे और हिस्सेदारी अपनी बढ़ाए। सर, बातें करें तो हम बहुत करते हैं कि नारी शिक्षा और सरकार ने भी अच्छा नियम लगाया कि कुछ जगह पे आरक्षण कर दिया, महिलाओं के सीट के लिए आरक्षण कर दिया, पर महिलाओं को मुझे लगता है कि सिर्फ नाम के लिए उम्मीदवार बनाया जाता है, पर काम एक्चुअल में उनके रिलेटिव से करते हैं। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सवाल तो बहुत आपका तीखा है, लेकिन सही भी है। बात यह है कि नारी अभी कुछ समय लगेगा 100% सामने आने में। मान लीजिए कोई पद पर महिला आती है, उसके साथ एक आदमी रहता है, सपोर्ट में रहता है। ये नहीं कि सारा काम वो व्यक्ति मर्द ही करता है, पुरुष ही करता है। काम तो सारी औरत के सिग्नेचर से ही, उसके ही देख रेख में होता है। उसके रिश्तेदार हो, पति हो या भाई हो, वो सब लोग सिर्फ सहयोग में रहते हैं। काम तो उन्हीं को करना है। अभी देश में देखिए, अभी नारी शक्ति में अभी परीक्षा में भी देखिए रिजल्ट कितना बढ़िया आ रहा है। तो क्यों वो लोग पढ़ रही हैं तब ना रिजल्ट आ रहा है। उसके भाई तो नहीं पढ़ रहे हैं, एग्जाम तो भाई नहीं दे रहे हैं। यही समझिए, चुनाव में भी काम उन्हीं के माध्यम से होगा और बढ़ावा मिलेगा, औरतों को ही बढ़ावा मिलेगा।